नमस्कार दोस्तों, स्टडी सुपरफास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दीपक रघुवंशी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्राह्मचिन्ह। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले ब्राह्मचिन्हों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पहली मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स अवश्य करें। तो चलिए, आज हम पढ़ लेते हैं ब्राह्मचिन्हों के बारे में। तो देखिए, ब्राह्मचिन्ह के प्रकार। तो देखिए, ब्राह्मचिन्ह का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। तो लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के ब्राह्मचिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही चिन्हों को ब्राह्मचिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप बिल्कुल लिख सकते हैं। वीडियो को रोक लें और वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं इस पूरी डेफिनेशन को। इन ब्राह्मचिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने ब्राह्मचिन्हों की संख्या 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरु पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिए हुए मानते हैं। कौन मानते हैं ऐसा? कामता प्रसाद गुरु मानते हैं, है ना। तो चलिए, अब देखिए ब्राह्म चिन्हों के प्रकार। ब्राह्म चिन्हों कितने प्रकार के होते हैं? ब्राह्म चिन्हों के प्रकार या फिर नंबर 1 होता है पूर्ण विराम। पहला पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं इसको। वीडियो को रोक कर आप बिल्कुल पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वाक्य खत्म हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक या और विस्मय आदि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे, श्याम ने खाना खा लिया है, वह कल आएगा, तुम घर चले जाओ। अर्धविराम का चिन्ह ये होता है जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का या विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए, तो वहाँ पर अर्धविराम इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम इस चिन्ह का प्रयोग की अपेक्षा ज़्यादा विराम रुकना हो, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे, राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। देखिए, चिन्ह लगा देंगे अर्धविराम बीच में। अब देखिए, हम पढ़ते हैं अर्धविराम के बारे में। अब देखिए, अर्धविराम का चिन्ह भी देख लेते हैं हम। देखिए, ये रहता है अर्धविराम का चिन्ह। तो अर्धविराम जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप देखिए, थोड़ा ऊपर चला गया है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। थोड़ा ऊपर चला गया है। अल्प विराम जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम काम देर रुकना हो लेना हो, तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है, अर्धविराम चिन्ह से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम समय में रुकना हो तो वहाँ अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे, श्याम अल्प विराम जरा इधर आओ, जरा इधर आना। हाँ, अल्प विराम मैं कल दिल्ली जाऊँगा। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। अंकों को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंकों को लिखते समय 1, अल्प विराम 2, अल्प विराम 3, अल्प विराम 4, अल्प विराम 5, अल्प विराम 6 आदि। हाँ और नहीं के बाद नहीं अल्प विराम यह काम नहीं हो पाएगा। एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भाग अल्प विराम भाग शेर आया। तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद
23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का वाक्य होता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक का प्रयोग होता है। जैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते, प्रश्नवाचक लग जाएगा। यह तो तुम्हारा घर नहीं है, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, तो प्रश्न सूचक लग जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन जहाँ पर किया जाता है उसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। तो अब देखिए, प्रायः प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। तो इन सब में क्या लग जाएगा, प्रश्न सूचक लग गया। तुम दिल्ली से कब आए, इन सब में प्रश्न सूचक लग जाएगा। अंत में क्या लग जाएगा, प्रश्न सूचक वाक्य लग जाएगा। अब अगला आएगा 5वां आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह का चिन्ह ये होता है, या विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों जैसे ओ, छी, अरे, अरे ओ यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश के अंत में आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ में क्या लग जाएगा, आश्चर्य चिन्ह लग जाएगा। क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे आश्चर्य चिन्ह, अरे तुम यहाँ हो, आश्चर्य चिन्ह, यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी, आश्चर्य चिन्ह, कितनी गंदगी है यहाँ, अच्छा, आश्चर्य चिन्ह लग जाएगा इन सभी के बीच में। और भी देख सकते हैं। अब अगला है 6वां निर्देशक चिन्ह डैश, या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जिसे कहते हैं, जिसे संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है। किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए। नंबर 1, प्रधान अध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तो बीच में क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, डैश सुभाष चंद्र बोस। किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द के 2 बार लिखे जाने पर उनके मध्य संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे 2 हाथ हो जाएं, 100 कोस तक पानी ना, नाव का नामोनिशान ना था, कभी कभी मैं ख्यालों में खो जाता हूँ। यूँ शब्दों के मध्य, जैसे खेल में तो हार जीत लगी रहती है, कुछ खाया पिया करो, बहुत कमज़ोर हो गए, बीच में चिन्ह लग जाएगा। तुलनावाचक सा, सी से पहले, जैसे झील सी आंखें, सागर सा हृदय, चीते सी गति। अब देखिए कोष्टक पढ़ लेते हैं। देखिए ये होता है, तीन कोष्टक होते हैं, छोटा, मंझला, बड़ा। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। इसको लघु कोष्टक कहते हैं, इसको मंझला कोष्टक कहते हैं, इसको दीर्घ कोष्टक कहते हैं। आप देख लीजिए, हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन रावण के पुतले का ध्यान किया जाता है, तो रावण में क्या जाएगा, लघु कोष्टक आ जाएगा। राजेंद्र प्रसाद लघु कोष्टक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अब अगला चिन्ह है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का या उसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। किसी वाक्य में किसी खास शब्द का पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1, गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है।
किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों को लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो इसमें क्या लग जाएगा? चिन्ह लग जाएगा। नंबर अगला है 19वां है उपविराम, या इसको कहते हैं अपूर्ण विराम। इस चिन्ह का ये देख लीजिए आप चिन्ह। अपूर्ण विराम का शब्द ये रहता है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान अपूर्ण विराम वरदान या अभिशाप। उदाहरण के लिए अपूर्ण विराम राम घर जाता है। अब अगला है विवरण चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देशांक आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, विवरण चिन्ह आ जाएगा। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न है, विराम चिन्ह आ जाए, विवरण चिन्ह आ जाएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग लूप पर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं, तो पुनरुक्ति शब्द हो जाएगा। अब देखिए क्रम संख्या 1 2 3 4 है। दान कर्ता का नाम राम श्याम प्रकाश आकाश, दान राशि 100। अब इसमें क्या लग जाएंगे? डैश लगा देंगे, पुनरुक्ति सूचक शब्द लग जाएगा। क्योंकि 100 आ रहा है, इसको मतलब श्रम बचा लेंगे, हमारा मेहनत बचा लेंगे। 100 इसने दिए, 100 इसने दिए, पर अगले ने 50 दिए। अब अगला है लागत चिन्ह। किसी शब्द का संक्षिप्त रुकने के लिए लागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर, प्रोफेसर को प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश। अगला है 13वां लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मतलब डैश प्लस प्लस प्लस, मतलब बार बार लिखना किसी चीज़ को, उसको लोप चिन्ह कहते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट, थोड़ा ऊपर चला गया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं टिकट ले आऊँगा, तो डैश में साथ नहीं चलूँगा। अब अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब वाक्य में किसी शब्द विशेष में शब्द के उच्चारण के में जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वहाँ दीर्घ उच्चारण का प्रयोग किया जाता है। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, कई, को और लघु मात्रा का, की, कु, क्रा के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखत भृगुपति वेशु कराला, इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। अगला है 15वां हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो उस छूटे हुए वाक्य को नीचे हंसपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिल्ली, राम कल दिल्ली आएगा, तो उसमें क्या छूट गया? दिल्ली छूट गया। अगला है तुल्यता सूचक वर्ग चिन्ह। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों की मध्य की तुल्यता, समानता या बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशिक्षित तुल्यता अनपढ़ 4 और 4, अतुल्यता 8, अतुल्यता। समाप्ति सूचक चिन्ह ये होता है माइनस, 0 या फिर डैश चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक के अंत में करते हैं। अगला है टीका सूचक। देखिए ये होता है टीका सूचक, ये होता है पाद सूचक, पाद बिंदु। टीका सूचक चिन्ह के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और पाद बिंदु के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए मित्रों, मैंने इतना अच्छा वीडियो दिया है, इसके लिए